हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने अपने क्लासरूम में ऐसे बच्चों को ज़रूर देखा होगा जो आप किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं वो चुटकियों में आंसर दे देते हैं, यानी कि वो बाकी बच्चों से बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, किसी भी रीजनिंग को सॉल्व करने में या किसी भी कंसेप्ट को समझने में। दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी किसी एक ऐसे काम में इतने दक्ष होते हैं कि बाकियों को वो पछाड़ देते हैं और अपने वाह। काम से हमें हैरान कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत बेहतर पेंटिंग बनाता है, डांस अच्छा करता है, राइटिंग बहुत सुंदर है। तो आज हम ऐसे बच्चों के बारे में समझेंगे। ये बच्चे होते हैं टैलेंटेड चिल्ड्रन या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन। आज की वीडियो में हम जानेंगे टैलेंटेड और गिफ्टेड बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं, टीचर इनको कैसे पहचान सकता है और टीचर इनके लिए कैसे लर्निंग इन्वायरमेंट बना सकता है। ये सीटेट का एक मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं इस यूनिट से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं। ऐसे बच्चे जिसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो बाकी क्लासरूम के बच्चों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है और वे सीखने, रीजनिंग करने में, प्रॉब्लम का सॉल्व करने में एक बहुत बेहतर लेवल का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो बाकी बच्चों की तुलना में कुछ अच्छा करते हैं। उनकी जो मानसिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी उनकी है, बौद्धिक क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा औरों की तुलना में तीव्र होती है। क्लियर है? अब समझते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या है। प्रतिभाशाली बालक वह बच्चा होता है जिसकी बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता या विशेष योग्यता सामान्य बच्चों की तुलना से काफ़ी अधिक होती है। अ गिफ्टेड चाइल्ड इज अ चाइल्ड हु हैज़ एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, लीडरशिप क्वालिटीज़ और स्पेशल एप्टीट्यूड एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इन बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं वो कुछ इस तरह से है कि ये बच्चे सीखने में तो तेज होते ही हैं, किसी भी काम को एक कम दोहराव में समझ जाते हैं, इनको रिपीटिशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यूरियोसिटी इनके अंदर होती है, कोई भी जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनको ये लंबे समय तक याद रख पाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग इनकी लर्निंग होती है। ये नए विचारों को, नए समाधानों को, नए तरीक़ों से कई चीज़ों की कल्पना कर पाते हैं। जो इनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड होता है वो इनका डाइवर्जेंट होता है, यानी कि एक प्रॉब्लम का 6 तरह का सॉल्यूशन निकाल के आपको दे देंगे। ये प्रॉब्लम को देखकर घबराते नहीं है, उनका सॉल्यूशन निकालने में माहिर होते हैं। इनकी जो थिंकिंग है वो ओपन होती है, ओपन एंडेड इनकी थिंकिंग होती है। इनके पास लीडरशिप क्षमता भी होती है क्योंकि जो इनके ग्रुप्स के बच्चे होते हैं, ग्रुप के लोग होते हैं, वो खुद ही इनको फॉलो करते हैं और ये उनको लीडरशिप करते हुए चलते हैं। ठीक है, इनकी कुछ विशिष्ट रुचियाँ होती है, किसी एक विशेष क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हो सकता है वो साइंस हो, संगीत हो, म्यूज़िक हो, कोई खेल आदि हो, उसमें इनकी गहरी रुचि होती है। और ये बच्चे एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील और आदर्शवादी होते हैं, दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो सिम्टम्स हैं, ये एक गिफ्टेड बच्चे के सिम्टम्स हैं। जिस बच्चे के अंदर इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, अवश्य ही वो बच्चा एक गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली बालक है। अब आपको इन बच्चों को क्लासरूम में पहचानना कैसे है, इनकी पहचान का क्षेत्र क्या है, किन बातों से हम बच्चों को पहचानेंगे कि ये बच्चा जो है प्रतिभाशाली है। तो सबसे पहले इन बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है वो थोड़ी हाई होती है और बच्चों से जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी कर लेते हैं, चीज़ों को याद जल्दी कर लेते हैं। सेकंड है इनकी क्रिएटिविटी होती है, इनके अंदर रचनात्मकता होती है। किसी भी विचार पर ये अच्छा बोलते हैं, अच्छे तरीके से सोचते हैं। आप इन्हें अधूरी कहानियाँ दे दीजिए, उन्हें बहुत अच्छे ढंग से पूरी करते हैं। कई तरह की समस्याओं के समाधान ये बच्चे सुझा सकते हैं। थर्ड है इनका एकेडमिक अचीवमेंट भी अच्छा होता है, ये उच्च स्तर का प्रदर्शन करते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। सभी विषयों में इनके साधारण योग्यता देखने को मिलती है और इनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है। ठीक है, फोर्थ है लीडरशिप एबिलिटी इन बच्चों के अंदर होती है। ग्रुप में ये बच्चों का नेतृत्व करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास होती है और जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी ये बच्चे एक्टिव रहते हैं। फिफ्थ है सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर इनका होता है। आयु से अधिक परिपक्व लोगों के साथ ये लोग घुल मिल जाते हैं, उनके साथ ये संवेदनशील रहते हैं। न्याय इनको ज़्यादा पसंद होता है और जो गलत बातें होती हैं उन पर ये आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, समान विचारधारा वाले लोगों से ये ज़्यादा नहीं घुलते मिलते, जिनकी विशेष विचारधारा के जो लोग हैं उनके साथ इनकी ट्यूनिंग अच्छी बनती है। नेक्स्ट है इनके अंदर एक स्पेशल इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, पढ़ाई को, खेल कूद, संगीत, विषय आदि को लेकर के इनमें एक अलग से इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ को लेकर के। तो सामान्य बच्चों की तुलना में ये वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करके दिखाते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है फिजिकल एंड डेवलपमेंट साइंस। इनके अंदर भाषा विकास जल्दी हो जाता है, बहुत अच्छे से ये बोल पाते हैं, अपनी बात को अच्छे से रख पाते हैं। एक बारीक अवलोकन होता है ना, माइनर ऑब्जर्वेशन भी ये लोग कर लेते हैं। ठीक है, सभी विवरणों पर ध्यान देते हैं, सभी एस्पेक्ट को देखते हैं चीज़ों के। तो ये थे हमारे
प्रतिभाशाली बच्चे। अब बात करते हैं कि इनकी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, टीचर को इनके लिए किस तरह का इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। तो टीचर को इनके लिए एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, इनको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देना है, बल्कि इनको एक चैलेंजिंग वर्क देना है। इनको ऐसी एक्टिविटी देनी है जो इनके लिए चैलेंजिंग हो, जो इनके अंदर क्षमता है उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सके। इनको एडवांस लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, इनको क्रिएटिव टास्क देने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ इन बच्चों को कराई जाए। इनको रिसर्च और प्रोजेक्ट वर्क जो है थोड़े से हाई लेवल के दिए जाने चाहिए। इंडिपेंडेंट लर्निंग ये करते हैं तो इनको ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि अपनी और लर्निंग ये कर सकें। उनके एबिलिटी के अनुसार इनको इंडिविजुअलाइज सपोर्ट होना चाहिए। अभी हम आगे समझेंगे इंडिविजुअलाइज सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो हम इन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, हम इनके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड थॉट, डिबेट, कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन जहाँ पर इनके जैसे ही बच्चे सारे इकट्ठे किए गए हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ इनके लिए कराएं। क्लियर है। तो इन बच्चों के लिए हमें एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है कि जो इनकी क्षमता है वो और ज़्यादा विकसित हो, ना कि सामान्य बच्चों में रह कर के सामान्य ही हो जाएं। आप समझते हैं टीचर इनके लिए क्या कर सकता है। तो टीचर इनके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन दे सकता है, ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ करा सकता है, इन बच्चों को रिसर्च पर दिया जा सकता है, क्रिएटिविटी के लिए इंकरेज करें, इंडिपेंडेंट लर्निंग करने की इनको मौका दें, अवसर दें, हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप करें। बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दें जहाँ पे बच्चे हाई ऑर्डर की थिंकिंग करें, एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ कराएं। ज़्यादा होमवर्क इन बच्चों को ना दें। ज़्यादा होमवर्क देने से हमें लगता है कि बच्चा बिजी हो गया, पर जब वो उसके लेवल का काम नहीं होता तो बच्चा बोर हो जाता है और वो उस डायरेक्शन से फिर हट जाता है। ठीक है। आप समझते हैं कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, टैलेंटेड बच्चे कौन होते हैं। तो टैलेंटेड बच्चा वह होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में, किसी स्पेसिफिक एरिया में असाधारण क्षमता या परफॉर्मेंस दिखाता है। यानी कि वह बच्चा चाहे पढ़ाई में एवरेज हो, लेकिन वो किसी एक काम में या किसी दो काम में, जैसे गाना, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, लकड़ी का कोई काम करना, किसी भी एक ऐसे काम में इतना दक्ष होता है कि वो सबको हैरान कर देता है। बाकियों की तुलना में वो उस काम में बहुत ज़्यादा कुशल होता है। ठीक है। तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है विशेष प्रतिभा वाले बालक। अब समझते हैं गिफ्टेड बच्चों में और टैलेंटेड बच्चों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो गिफ्टेड बच्चे हैं ना, वो उनकी बौद्धिक स्तर की वजह से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चीज़ों को अच्छा सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो इनकी लर्निंग जल्दी होती है और ये फैक्ट को याद रखते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रखते हैं। लेकिन जो टैलेंटेड बच्चे हैं, प्रतिभा वाले बच्चे हैं, वो किसी विशेष क्षेत्र में असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हैं और ये जो क्षमता है या तो प्रैक्टिस से उन्होंने हासिल की है, ट्रेनिंग करके उन्होंने हासिल की होती है। तो यहाँ पर ये बच्चा जो इसका टैलेंट है वो जन्मजात लेकर के आता है, लेकिन कुछ अभ्यास से, कुछ प्रैक्टिस से उसको और ज़्यादा पॉलिश करता है और फिर उसको ऐसे अवसर मिलते हैं, अवसर पर भी निर्भर करता है इसको टैलेंट निकल कर सामने आएगा। तो ये जब उसको ऐसे अवसर मिलते हैं, प्रैक्टिस मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, तो उस बच्चे का टैलेंट निकल कर के आता है। एक टैलेंटेड बच्चा पढ़ाई में अच्छा भी हो सकता है, यानी कि गिफ्टेड भी हो सकता है, और वो एवरेज बच्चा भी हो सकता है लेकिन टैलेंटेड है। क्लियर। अब हमारा थर्ड कंसेप्ट है क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्रिएटिव बालक कौन होते हैं। तो ये वे बालक हैं जो किसी समस्या को, किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को एक नई तरीके से, यूज़फुल तरीके से, एकदम नई तरीके से उसके लिए आइडियाज़ उत्पन्न करते हैं, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कई तरीक़ों से करते हैं। एकदम डाइवर्जेंट थिंकिंग ये लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बेकार बॉक्स है और आपसे बोला जाए कि सर कुछ यूज़फुल बनाइए, तो आप सिर्फ एक पेन स्टैंड बना देंगे कि ठीक है मैं इसको पेन स्टैंड बना देता हूँ। लेकिन जो बच्चा क्रिएटिव है ना, वो उस बॉक्स से ऐसा कुछ बनाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी मौलिकता का यूज़ कर रहा है, यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहा है। उस बेस्ट से उसने कुछ वेस्ट आइटम से कुछ बेस्ट बनाकर आपको दिखा दिया है। क्लियर है। तो ये होते हैं हमारे क्रिएटिव बालक। अब देखते हैं क्रिएटिव बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये बच्चे नया सोचते हैं, नया बनाते हैं और दुनिया में कुछ बेहतर करते हैं। इन बच्चों के नए आइडियाज़ होते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। जिस तरह आप सोच रहे हैं उस तरीके से ये बिल्कुल नहीं सोचते। बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन निकाल देते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है और रटे रटाए आंसर पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहते, ये अपने ही आंसर फॉर्म करते हैं। फ्लेक्सिबल थिंकिंग होती है, अगर एक रास्ता बन जाए तो दूसरे रास्ते से ये सोचते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। इनके पास कई सारे सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि डाइवर्स तरीके से सोचते हैं। अब समझते हैं कि इन बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो फर्स्ट है क्रिएटिविटी टेस्ट। इन बच्चों को हम क्रिएटिविटी टेस्ट ले सकते हैं। इनका हम उनको इस प्रकार के टेस्ट दें, कुछ पैटर्न बना दें, कुछ अधूरी फिगर्स बना दें, बच्चों से उन्हें पूरा करने को बोलें, तो हम देखेंगे हर बच्चे ने अलग तरह का कुछ बनाया हुआ है। उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन बच्चा कितना क्रिएटिव है। सेकेंड पॉइंट है बाय टीचर ऑब्जर्वेशन। टीचर बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रख सकता है
और वो पूरे दिन बच्चों की दिनचर्या नोटिस करता है टीचर, तो वो बच्चों को एस्टिमेट कर पाता है कि कौन बच्चा क्रिएटिव है, कौन बच्चा किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करता है। फाइल वगैरह जब बच्चे बनाते हैं तो बच्चे कवर पेज बहुत अच्छा सजा करके देते हैं, उससे टीचर एस्टिमेट कर लेता है कि कौन बच्चा कितना क्रिएटिव है। ठीक है। थर्ड है ओपन एंडेड टास्क। हम बच्चों को ओपन एंडेड टास्क दे सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि बताओ अगर एक पेड़ बोल सकता तो वो आपसे क्या कहता। यहाँ पे सब बच्चों का अलग अलग आंसर होगा। कौन बच्चा किस तरह से सोचता है, उसकी मौलिकता क्या है, उसके सोचने का तरीका क्या है, वो यहाँ पे आपको बता देगा उसका क्रिएटिविटी का लेवल क्या है। ठीक है। फिर है आपका प्रोजेक्ट वर्क। हम बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिससे हम बच्चों के रिसर्च, डाटा इकट्ठा करने की टेक्निक, इन सब से हम बच्चों को समझ जाते हैं कि इस बच्चे में कितनी क्रिएटिविटी है। उसके बाद है ड्राइंग, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़। बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ देके भी हम उनकी क्रिएटिविटी का पता लगा सकते हैं। और फिर लास्ट है आपका मल्टीपल सॉल्यूशन देने की एबिलिटी। जो बच्चों के अंदर मल्टीपल सॉल्यूशन देने की एबिलिटी है, मल्टीपल सॉल्यूशन वही दे सकता है जिसके पास सोचने की क्षमता एक तरह से अपसारी है। ठीक है ना। वो एक डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरह सोच सकता है, डाइवर्ट सोच सकता है। आपने उसको एक क्वेश्चन दिया और वो 6 तरीके से 10 तरीके से सोच के आपको अलग अलग आंसर दे सकता है कि अगर ये पॉसिबल नहीं तो मैं ये करूँगा, ये पॉसिबल नहीं तो मैं ये करूँगा। इस तरह से जो बच्चा सोच पाता है या जो व्यक्ति सोच पाता है वो डेफिनेटली क्रिएटिव व्यक्ति है। ठीक है। आप देखते हैं क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का क्या रिलेशन है आपस में। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस रिलेटेड हैं लेकिन दोनों सेम नहीं है। इंटेलिजेंस होता है कि समस्या को समझना, उसे सॉल्व करना, लेकिन क्रिएटिविटी होती है समस्या को नए तरीके से सॉल्व करना, उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन देना, उसका कई तरीके से सॉल्यूशन देना। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो बच्चा हाई इंटेलिजेंस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हाई क्रिएटिव भी हो। यानी कि एक इंटेलिजेंस बच्चा ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं, ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल तो है, ज़रूरी नहीं है कि एक इंटेलिजेंस बच्चा क्रिएटिव भी हो, और ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट भी हो। ठीक है। तो जो क्रिएटिव चाइल्ड है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर विषय में एक अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा या वो पढ़ाई में बहुत तेज़ होगा, लेकिन वो क्रिएटिव है तो अपने किसी फील्ड में बहुत क्रिएटिव होगा, सोचने समझने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चा मैथ्स में एवरेज मार्क्स लाता है लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो 3-4 तरीके खोज लेता है, तो वो क्रिएटिव हो सकता है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई में नहीं है। ठीक है। तो इंटेलिजेंस का और एक क्रिएटिविटी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एक क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है इस तरह से। ठीक है। आप समझते हैं कि बच्चों की क्रिएटिविटी का स्तर बढ़ाने के लिए टीचर क्या कर सकता है। तो टीचर को बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। एक सही आंसर की जगह बच्चों को मल्टीपल सॉल्यूशन देने बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि ठीक है आप इसका ये आंसर दो, अब और भी कुछ बताओ। प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, बच्चों की ब्रॉन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए, बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए, बच्चा जो चाहे वो क्लासरूम में पूछ सकता हो। मिस्टेक्स को लर्निंग का पार्ट मानना चाहिए और बच्चों को ऐसे अवसर देने चाहिए जहाँ पे आर्ट हो, राइटिंग हो, एक्सपेरिमेंट जैसी क्रियाएं बच्चों से कराई जाएं। बच्चों को वाई, हाउ, व्हाट, इफ जैसे क्वेश्चन बहुत पूछने चाहिए। हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस बच्चों से पूछने चाहिए और हमें बच्चों की केवल रटने पे जोर नहीं देना है, बच्चों की समझने पे हमें फोकस करना चाहिए। क्लियर है। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है स्लो लर्नर। ये हमारा फोर्थ कंसेप्ट शुरू हो गया है, स्लो लर्नर। स्लो लर्नर कौन होते हैं? जो मंद गति से सीखने वाले बालक होते हैं। तो स्लो लर्नर बच्चा वह है जो सामान्य बच्चों की तुलना में धीरे सीखता है, समझने में ज़्यादा टाइम लेता है और अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, किसी की हेल्प मिल जाए तो वो सीख जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब यही नहीं है कि बच्चा सीख नहीं सकता, उसको थोड़ी सी अलग से एडिशन की ज़रूरत है, उसको कोई हेल्प चाहिए या थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए औरों की तुलना में, तो वो सीख जाता है। तो जो स्लो लर्नर है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर बौद्धिक अक्षमता है, उसमें सीखने की शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। स्लो लर्नर है, वो सीखेगा, समझेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस उसका स्लो रहता है और थोड़ी सी उसको हेल्प की, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मंद गति से सीखने वाले बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं? ये सीखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, इनको 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन बार बार करना पड़ सकता है, नई इन्फॉर्मेशन को समझने में इन्हें कठिनाई होती है, इन्हें हमें करके दिखाना पड़ता है तभी जल्दी समझ पाते हैं। इनका जो मेमोरी पावर है, रिटेंशन पावर है, वो थोड़ा सा कम होता है, बहुत लंबे समय तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते। रीडिंग, राइटिंग या कैलकुलेशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन हो सकता है ना भी प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम उनको होगी ही होगी। अधिक प्रैक्टिस से ये लोग इम्प्रूव कर जाते हैं और इनको स्टेप बाय स्टेप अगर इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो ये सीख जाते हैं, बेहतर सीखते हैं। ठीक है। तो ये बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन इनके साथ टीचर को धैर्य रखना पड़ता है, टीचर को इनका सहयोग करना पड़ता है। अब ये बालक मंद गति से क्यों सीखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कॉजेज़ होते हैं? तो इसके कई फैक्टर हैं। एक तो है हमारा कॉग्निटिव फैक्टर, यानी कि संज्ञानात्मक कारण। हो सकता है बच्चा कमज़ोर हो, अटेंशन इसका कमज़ोर हो,
इसको मेमोरी डिफ़िकल्टीज़ हो ब्रेन से, ठीक है। सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक। हो सकता है घर में लर्निंग माहौल ना हो, घर में अभी तक कोई पढ़ा लिखा ना हो, कोई बच्चे को थोड़ा सपोर्ट करने वाला ना हो, कि बच्चों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है ना छोटे बच्चों को भी, कि आओ बेटा पढ़ाई कर लो, बैठ जाओ, कुछ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो। जिन बच्चों को घर में से सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो बच्चे और बच्चों की तुलना में थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं पढ़ाई में। इनको पर्याप्त एजुकेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। थर्ड है हमारा एजुकेशनल फैक्टर, गलत टीचिंग मेथड। हो सकता है क्लासरूम में गलत टीचिंग मेथड इनके लिए यूज़ किया जा रहा हो, लर्निंग गैप्स इनका आ गया हो, बहुत समय तक ये गाँव चले गए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं गाँव चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर उनका जो पूरा प्रीवियस नॉलेज है वो जीरो हो जाता है, फिर उनको स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ आता नहीं है या वो स्लो लर्नर है, वो स्लो लर्नर भी नहीं है, पर वहाँ पर लर्निंग गैप आया है, इसलिए वो स्लो लर्नर बन गए हैं। हो सकता है घर में बच्चों से काम कराया जाता हो, कुछ घरों में होता है ना मजदूरी जैसे काम, वो बच्चों को भी लगा लेते हैं पैकेजिंग वगैरह करने में, तो बच्चों को प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता, ठीक है। 4 है हमारा इमोशनल फैक्टर, भावनात्मक कारण। बच्चों के अंदर एंग्जाइटी है, लो मोटिवेशन है पढ़ाई के अंदर, कोई पढ़ाई के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो एक स्लो लर्नर को स्लो लर्नर बना देते हैं। अब स्लो लर्नर के लिए क्लासरूम में क्या रणनीति आप बनाएंगे, क्या स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि जिससे बच्चा इंप्रूव कर जाए। तो बच्चों को छोटे छोटे स्टेप में पढ़ाना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज का उनके लिए यूज़ करना चाहिए, बार बार बच्चों को रिवाइज़ कराया जाए, छोटे छोटे काम पर भी उनको फीडबैक देना चाहिए, उन पर हमें इंडिविजुअल अटेंशन देना पड़ता है, छोटे अचीवेबल गोल बनाने चाहिए हमें उनके लिए, कि आप ठीक है पहले आप इतना करिए, अब ये हो गया ठीक है, फीडबैक दो, फिर उसको आगे का नेक्स्ट गोल दो। उनको हम पूरा नहीं कह सकते कि आप पूरा चैप्टर लर्न करके आओ, नहीं, उनको एक एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ इस तरीके से कराना पड़ता है। बच्चों को पर्याप्त प्रैक्टिस देनी चाहिए, विजुअल एड्स दिखाने चाहिए बच्चों को, जब तक आप विजुअली नहीं दिखाओगे बच्चे नहीं कर पाते हैं। दूसरे बच्चों से बार बार कंपैरिजन नहीं करना है कि देखो उसने पूरा चैप्टर कर लिया, आपको अभी तक क्वेश्चन भी याद नहीं हुआ, इस तरह बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। हमें बच्चे को इनकरेज करना है, ना कि डिमोटिवेट करना है। तो जब आप टीचर अपना धैर्य का यूज़ करता है, अपनी समझ का यूज़ करता है और बच्चों को कोऑपरेट करता है, तो वो एक स्लो लर्नर को भी प्रोग्रेस करा सकता है। अब एक बार तीनों को समझते हैं, गिफ्टेड बच्चे, एवरेज बच्चे और स्लो लर्नर बच्चे। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके अंदर हाई एबिलिटी होती है सीखने की, जो एवरेज है उनके अंदर सामान्य एबिलिटी होती है, और जो स्लो लर्नर है उनके अंदर लो लर्निंग पेस होता है, यानी कि वो धीमी गति से सीख पाते हैं, ठीक है। जो बच्चा गिफ्टेड है उसके अंदर चैलेंजिंग टास्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो बहुत चैलेंजिंग लेना पसंद करता है। जो सामान्य बच्चा है उसके वो टास्क पर्याप्त हैं, थोड़े बहुत भी आप उसको काम दे दोगे उन्हें ठीक तरीके से कर लेता है और उनमें ही वो खुश रहता है। स्लो लर्नर जो है उसको हर काम के लिए स्टेप बाय स्टेप कराना पड़ता है और हेल्प चाहिए होती है। वही हमारा गिफ्टेड बच्चा जो है वो एनरिचमेंट, अतिरिक्त स्मृति गतिविधियाँ करना चाहता है, उसको जो काम मिला है जो बुक्स में है वो उसको इनफ नहीं लगता, वो उसे अपने लेवल से नीचे लगता है, वो उसे चुटकियों में करके रख देता है और फिर फ्री होकर बैठ जाता है। तो ऐसे बच्चों को हमें एनरिचमेंट चाहिए होता है, कुछ एडवांस लर्निंग चाहिए होती है उनके लिए। और जो हमारे सामान्य बच्चे उनको आप जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपना सामान्य गति से टीचिंग कर लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं। जो हमारे स्लो लर्नर हैं उनको फिर हमें अलग से प्रैक्टिस शीट देनी पड़ती है, उनके लिए हमें रिमेडियल सपोर्ट देना पड़ता है, रिमेडियल टीचिंग हमें उनकी करनी पड़ती है। क्लियर है। अब टॉपिक 5th है बैकवर्ड लर्नर। बैकवर्ड लर्नर कौन होते हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड कौन होते हैं। तो एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड हम उन बच्चों को बोलते हैं जो क्लास में पढ़ रहे हैं, 3rd क्लास में एक बच्चा पढ़ रहा है सपोज़, लेकिन वो भी जो सॉल्यूशन कर पाता है वो 1st क्लास के सम का भी नहीं कर पाता, या 1st क्लास तक का लेवल उसका पढ़ाई में है, उसको सिर्फ इतनी ही नॉलेज है जितनी 1st क्लास के बच्चे को है। उसको 2nd क्लास की भी बुक्स का कुछ नहीं आता, 3rd क्लास की बुक का भी कुछ नहीं आता, लेकिन वो पढ़ रहा 3rd क्लास में है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या हैं, ये बैकवर्ड लर्नर है। और अब जब एज वाइज हम क्लासरूम में बच्चों का एडमिशन देते हैं तो हमारी क्लास में बैकवर्ड बच्चे होते हैं, बैकवर्ड लर्नर हमारी क्लास में होते हैं। तो एग्जाम्पल देती हूँ आपको, एक बच्चा अभी 7th क्लास में पढ़ता है लेकिन जो 5th 6th का भी बेसिक रीडिंग नहीं कर पाता, बेसिक मैथमेटिक कंसेप्ट उसको नहीं आते, उनमें भी वो कठिनाई फील करता है, तो वो बच्चा हमारा एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड है। अब इनके बैकवर्ड होने के पीछे क्या रीज़न है, ये बैकवर्ड क्यों रह जाते हैं एजुकेशन में। तो पहला है हमारा शैक्षिक कारण, एजुकेशनल कोर्स। या तो टीचिंग मेथड गलत हो रहा है, हम बच्चों के हिसाब से नहीं पढ़ा पाए हैं, लर्निंग गैप आ गया है, बच्चों को प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता है, घर जाके उसे घर के कामों में लगा दिया जाता है तो उसको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल कॉजेज़, घर में कोई लर्निंग में सपोर्ट करने वाला नहीं है, लर्निंग का माहौल घर में नहीं है, ठीक है।
फिर हमारा नेक्स्ट है व्यक्तिगत कारण, इंडिविजुअल कॉज। बच्चे को खुद ही अटेंशन पे करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, बच्चा याद नहीं रख पाता, उसको खुद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इस तरह के रीज़न भी बच्चों को बैकवर्ड करते हैं, पीछे धकेलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल कॉजेज़। बच्चे के अंदर अपना कोई मोटिवेशन नहीं है, उसके पास कोई एम नहीं है कि वो किस लिए पढ़े, उसे पढ़ के क्या करना है, कोई गोल क्लियरेंस उसके पास नहीं है। उसको एंग्जायटी रहती है, वो भटकता रहता है और चीज़ों के लिए। उसके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, क्लासरूम में जाके कॉन्फिडेंस नहीं आता, सुस्त रहता है, चुपचाप पीछे जाके बैठ जाता है। और ऐसे बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो लास्ट बेंच पे बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, हेड डाउन कर लेंगे। टीचर कुछ पूछ रहा है, ऐसे अजीब सा देखते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है या वो किसी और भाषा को समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं यही उनके रीज़न होते हैं जिस वजह से वो शैक्षिक में पिछड़े हुए रह जाते हैं। ठीक है, अब इन बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए पूरी तरीके से एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत होती है, इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है। अब समझते हैं अंडर अचीवर कौन होते हैं। हमारा 6 टॉपिक है कम उपलब्धि वाला बालक, अंडर अचीवर। ये वे बालक हैं जिनकी वास्तविक क्षमता अच्छी खासी है, वास्तविक क्षमता अच्छी है, लेकिन जब बात आती है एजुकेशनल अचीवमेंट की तो वहाँ पर ये पीछे रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, वो घर में बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझता है, उसके पापा उसे कोई भी टास्क देते हैं वो कंप्लीट करता है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत अच्छे सोच विचार के बहुत सेटिस्फाइंग आंसर देता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में उसके मार्क्स आते हैं तो मार्क्स उसके कम रह जाते हैं, मार्क्स उसके बहुत कम होते हैं। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि वैसे तो उसमें बहुत समझ है, हर बात का सही जवाब देता है, लेकिन ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। ठीक है, हम कहते हैं ना कि वैसे तो बहुत होशियार है पर पढ़ाई पे ही ध्यान नहीं दे रहा है। तो यानी कि वो जो एजुकेशनल जो उसकी अचीवमेंट है वो कम रह जाती है, पर बच्चे के अंदर समझ की कमी नहीं है, बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत एबिलिटी होती है। ठीक है, इन बच्चों को हम कहते हैं अंडर अचीवर। तो अंडर अचीवर वह बच्चा है जिसकी वास्तविक क्षमता उसकी शैक्षिक उपलब्धि से काफ़ी अधिक होती है। अब ये अंडर अचीवर क्यों रह जाते हैं, ऐसा क्या कारण होता है? तो फर्स्ट है हमारा इमोशनल फैक्टर। इन बच्चों का खुद से ही पढ़ाई में मन नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता, इनके पास कोई गोल नहीं होता, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और एंग्जाइटी इनको रहती है, चिंता इनको लगी रहती है। ठीक है, सेकंड है फैमिली फैक्टर। घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई पढ़ाई का माहौल घर में नहीं है, कोई बच्चों को इनकरेज नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, तो वो भी बच्चे जो है अंडर अचीवर रह जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल फैक्टर। इनको गलत टीचिंग मेथड से पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट में कमी है, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो टीचर फोकस नहीं कर रहा है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ और मेथड चेंज करे। टीचर भी अपने तरीके से पढ़ाता जा रहा है, बच्चा भी बस बैठ के सुन रहा है। तो जो बच्चे का दिमाग है, जो उसकी एबिलिटी है, वो उसको यूज़ ही नहीं कर रहा, यूज़ नहीं कर रहा है अपनी एबिलिटी को, तो फिर मार्क्स कहाँ से आएंगे? तो यही रीज़न होता है कि बच्चे की जो अंडर अचीवर बच्चा रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारण। बच्चे के ऊपर पीयर प्रेशर होता है, साथियों का दबाव होता है कि देख मेरे पास तो ये है, मैं तुझसे अच्छा सामान लेके आऊँ, ये है वो है। बच्चे का ध्यान वहाँ भटक जाता है और वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाता। नेक्स्ट है बच्चे को जो उसके ग्रुप के साथी हैं, जो पीयर ग्रुप वाले लोग हैं, वो उसको ना नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं, बोलते हैं क्या करेगा पढ़ के यार, हमारी तरह ऐसे कर वैसे कर। तो बच्चे उनके प्रभाव में आकर के पढ़ाई पर फोकस नहीं करता। तो इसका रीज़न क्या होगा कि बच्चा है, रिजल्ट क्या आएगा कि बच्चा अंडर अचीवर रह जाएगा, उसके पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, पर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता उस हिसाब से। क्लियर है? अब देखते हैं कि बैकवर्ड लर्नर में और अंडर अचीवर में क्या डिफरेंस है। तो बैकवर्ड लर्नर कौन होता है? जो एजुकेशन लेवल में पीछे रहता है। अगर वो बच्चा 7 साल का है पर उसको आता कितना है, 5 साल के बच्चे के जितना, उसका कारण लर्निंग गैप हो सकता है, बेसिक कंसेप्ट में उसको डिफिकल्टीज हो सकती है, उसको रेमेडी टीचर देके हम उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और अंडर अचीवर कौन होता है? जो अपनी क्षमता से कम परफॉर्मेंस करता है, क्षमता तो उसमें है पर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, पोटेंशियल तो उसके अंदर है, लेकिन एबिलिटी के बावजूद भी वो अचीवमेंट उसका कम रह जाता है। तो यहाँ पर क्या रीज़न होगा? उसको मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इंटरवेंशन हेल्पफुल अगर हम करेंगे तो बच्चा वो आगे उठ पाएगा। ठीक है, तो बैकवर्ड लर्नर है जो कक्षा के स्तर से पीछे रह जाता है और अंडर अचीवर है जो अपनी क्षमता के अनुसार पीछे रह जाता है। क्लियर हुआ? अब समझेंगे कि बैकवर्ड लर्नर के लिए और अंडर अचीवर के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर को पहले कारण आइडेंटिफाई करना चाहिए, बच्चों की स्ट्रेंथ पहचाननी चाहिए कि अच्छा ठीक है बच्चा यहाँ पर वीक है तो कहाँ पर अच्छा कर रहा है। बच्चों के लिए छोटे छोटे अचीवेबल गोल बनाने चाहिए कि ठीक है आप पहले इतना करिए, अब आप इतना करिए। बच्चों को मोटिवेट करें, उनको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, इंडिविजुअल अटेंशन पे करें, पॉजिटिव फीडबैक दें, पेरेंट्स से कोलैबोरेट करें, पेरेंट्स से बातचीत करके बच्चों को सपोर्ट करें और बच्चों की तुलना कभी भी किसी ऐसे बच्चे से ना करें जो उस बच्चे से अच्छा है, बच्चे से बेहतर है। तो इससे बच्चा क्या होता है, बच्चा और डिमोटिवेट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को टीचर करके बच्चों को उभार सकता है, बच्चों को इम्प्रूव कर सकता है। अब हमारा 7 कंसेप्ट है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ये बच्चे कौन होते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इसको समझते हैं। ये वे बालक हैं जिनकी जो क्षमता है, सीखने की गति है, उनका बिहेव है या उनकी शैक्षिक नीड्स हैं,
वो सामान्य बच्चों से अलग हो सकती हैं। कम होंगी, ज़्यादा होंगी, अच्छी होंगी या बुरी होंगी इसका मतलब नहीं है, लेकिन जो उनकी लर्निंग नीड्स हैं वो सामान्य बच्चों पे जो टीचर अप्लाई कर रहा है वो उन पर अप्लाई नहीं कर सकता। अगर टीचर उन पर भी उन्हीं को अप्लाई करेगा तो फिर आउटकम नहीं आएगा, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, इनकी विशेष नीड्स होते हैं जिनको टीचर को फुलफिल करना चाहिए। तो इन बच्चों को हम कहते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस। कोई बच्चा बहुत तेज़ सीखता है, गिफ्टेड हुआ, ये भी एक्सेप्शनल है। कोई बच्चा लर्निंग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, ये भी एक्सेप्शनल है। किसी बच्चे के अंदर समझने की क्षमता कम है तो वो भी एक विशेष बालक है। और एक बच्चा है जो सेंसरी डिसेबल है, जिसको दिखने सुनने में कठिनाई हो रही है, वो भी एक विशेष बालक है। तो ये सब क्या है, हमारे विशिष्ट बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं। क्लियर है। अब विशिष्ट बच्चों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कैसे इनका क्लासिफिकेशन होगा, तो या तो बच्चा गिफ्टेड होगा या टैलेंटेड होगा, जिनका किसी क्षेत्र में सामान्य बच्चों से अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। दूसरा होगा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। ये बच्चे शारीरिक रूप से या संवेदी रूप से किसी प्रकार के डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे होंगे, तो इनको हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। थर्ड है हमारे जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो फिजिकली पूरे फिट होते हैं लेकिन लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ उनको होती हैं, तो उनकी पहचान करके हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे चिल्ड्रन विद बिहेवियरल इमोशनल डिफ़िकल्ट, जैसे ऑटिज़म वगैरह वाले बच्चे होते हैं, ADHD वाले बच्चे होते हैं। इनका क्या है, इनका बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। तो ये फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट है, लेकिन बिहेवियर इनका डिसऑर्डर होता है। तो ये इस तरह से हम बच्चों का क्लासिफिकेशन करते हैं और सारे ही बच्चे हमारे एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं। टीचर को इनकी सही पहचान करके सही मार्गदर्शन देके इनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि हर बच्चा आगे बढ़ सके। अब समझते हैं नॉर्मल वर्सेस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में अंतर क्या है, ठीक है। तो यह नॉर्मल का मतलब सामान्य बच्चों से है जिनको कोई अलग से शैक्षिक ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर एक्सेप्शनल बच्चे हैं जिनको अलग से नीड है, अपनी लर्निंग के लिए कुछ विशेष चीज़ों की नीड होती है। तो नॉर्मल बच्चे हैं, सामान्य लर्निंग करते हैं, सामान्य इनकी नीड्स होती है, सामान्य टीचिंग मेथड इनके लिए प्राप्त होते हैं, टीचर सबको अटेंशन देता है, उसी में इनका काम चल जाता है, और लर्निंग पेस जो है इनका ओवर एवरेज होता है, मतलब एवरेज होता है। जिस गति से बच्चों को सीखना चाहिए उस गति से ये सीखते हैं, और जैसे भी टीचिंग इनको चाहिए, टीचर जैसे ही पढ़ा रहा है ये उसमें ही कॉम्प्रोमाइज़ करके लर्निंग कर लेते हैं। वही हमारे जो विशिष्ट बालक हैं, इनकी अलग नीड होती है, इनकी एजुकेशनल नीड भी अलग होती है, इनको अलग से सपोर्ट चाहिए, अलग से इनके लिए रणनीतियाँ चाहिए। इनका लर्निंग पेस या तो धीमा होगा या फिर बहुत तेज़ होगा। अगर बच्चा टैलेंटेड है, बच्चा गिफ्टेड है तो तेज़ सीख जाएगा, फिर बोर होकर बैठा रहेगा, ठीक है। अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो उसको रिपीटेशन चाहिए बार बार। इन बच्चों के लिए डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड्स यूज़ होते हैं। हर बच्चे को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टीचर को अलग अलग मेथड यूज़ करने पड़ते हैं टीचिंग के। क्लियर है। अब समझते हैं कि विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, एक्सेप्शनल जो बच्चे हैं उनके एजुकेशनल नीड्स क्या हैं। तो इन बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन उसको चाहिए होती है। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन चाहिए, हर बच्चे को बिल्कुल एक अलग तरीके से पढ़ाकर उसकी ज़रूरत के हिसाब से टीचिंग बदलनी पड़ती है टीचर को। सूटेबल लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, अगर बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए लर्निंग विजुअल एड होने चाहिए। बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम सपोर्ट चाहिए, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ टीचर उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। अलग से बच्चों को टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बच्चों को मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कोई बच्चा उनको लेबल कर रहा है, कोई टीज़ कर रहा है, ऐसा माहौल बच्चों के लिए ना हो कि बच्चा शर्मिंदा फेस करे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों के आगे जो चुनौतियाँ हैं वो हमें इस तरह रखनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप, अगर बच्चे ने आज ये लेवल क्लियर किया है तो उसे थोड़ा सा हायर लेवल उसको हम चुनौती देंगे। तो बहुत सक्षम बच्चों को केवल वही आसान काम बार बार अगर आप दे दोगे तो वो बोर हो जाएगा, और बहुत चैलेंजिंग बच्चों को आप टफ काम दे दोगे तो वो कर नहीं पाएगा। तो हम बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उनको चैलेंज देने चाहिए। क्लियर है। ये हमारा 8 टॉपिक है इंटेलिजेंस के आधार पर लर्नर। इंटेलिजेंस के आधार पर जो लर्निंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला स्तर होता है हमारा उच्च बुद्धि वाले बच्चे, सुपीरियर लर्नर। इनकी बुद्धि सामान्य बच्चों से अच्छी होती है, जल्दी समझते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दूसरे होते हैं एवरेज लर्नर। इनकी बुद्धि सामान्य स्तर की होती है, ठीक तरीके से सीखते हैं, नियमित अभ्यास से ये बच्चे भी अच्छा कर जाते हैं। और तीसरा हमारा होता है निम्न बुद्धि वाले बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे। इनकी बुद्धि सामान्य बच्चों से धीमी होती है, ये धीमी गति से सीखते हैं, सपोर्ट इनको चाहिए होता है, बिना सपोर्ट के कार्य नहीं कर पाते, सपोर्ट से सामान्य कार्य कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि इनका जो पेस है वो बहुत स्लो होता है। तो बिलो एवरेज बच्चे के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको हमें स्टेप में कंसेप्ट समझाने चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करानी चाहिए ताकि जो कंसेप्ट है वो मजबूत हो जाए। और जो मैंने एग्जाम्पल देते हैं वो कंक्रीट एग्जाम्पल हो, बच्चों के जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए,
पॉजिटिव फीडबैक दें, छोटी छोटी उपलब्धियों पर इनको फीडबैक मिल जाए तो ये अच्छे से प्रोग्रेस करते हैं। इनको हम एडिशनल सहायता दे सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हैं। ये जो बिलो एवरेज बच्चे हैं ये ऑटोमेटिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ नहीं होती इनके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होते हैं। इनको सपोर्ट करने से, रिपीटेशन कराने से, थोड़ा टाइम देने से, प्रैक्टिस से ये बच्चे इंप्रूव कर जाते हैं। अब हमारा 9th कंसेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है कि हर व्यक्ति की बुद्धि, रुचि, उसकी पर्सनैलिटी क्षमता, उसकी सीखने की गति, उसकी क्रिएटिविटी, उसके अचीवमेंट सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसी की बुद्धि अच्छी है, किसी की एवरेज है, किसी का इंटरेस्ट कहीं और है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, किसी की पर्सनैलिटी थोड़ी कम अट्रैक्टिव है। ठीक है, सबका एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, सबका लर्निंग स्पीड अलग होता है, एबिलिटी अलग होती है, क्रिएटिविटी सबकी अलग अलग होती है और सबके पास अचीवमेंट भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो एक क्लास में सब अलग अलग तरह के बच्चे हमको मिलते हैं बैठे हुए, इनको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और हमें बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ के ही अपने आगे की लर्निंग प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग हमें उन्हें गाइडेंस करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो ये वो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे ऑप्शन में चाहे क्वेश्चन में। और अगर आपको उनकी अवधारणा का कंसेप्ट पता है तो आप सही आंसर को चूज कर पाएंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण क्या है, क्यों हर बच्चा अलग होता है। तो इसका फर्स्ट कारण है हेरिडिटी। बच्चों की जो बुद्धि है, शारीरिक बनावट है, जो नेचर है, वो उनका हेरिडिटी से आता है, तो हेरिडिटी पूरा उस पर इम्पैक्ट करता है। सेकेंड है इन्वायरमेंट। हमारा घर, समाज, परिवार, विद्यालय, हमारा ग्रुप, ये सब हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रीज़न बनता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अच्छा पोषण, अच्छा स्वास्थ्य हमारे बेहतर विकास में सहायक होता है। फिर है हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। जिसको जितने अवसर मिलते हैं वो उतना इम्प्रूव करता जाता है। अगर कोई बच्चे को अवसर ही नहीं मिला तो वो कैसे एक टैलेंटेड होगा, उसको कभी अवसर ही नहीं मिला अपने टैलेंट को पहचानने का। क्लियर? नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्थिति। हमारी जो आर्थिक स्थितियाँ हैं वो भी हमारे सीखने को और विकास को पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी प्रभावित करती हैं। फिर है हमारी रुचि, इंटरेस्ट और हमारा मोटिवेशन। जिसको कोई मोटिवेट करने वाला है, गाइड करने वाला है, वो बच्चा बेहतर करेगा। जिसके पास कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको खुद के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो बच्चा औरों से मंद रह जाएगा, धीमा रह जाएगा। क्लियर है? हमारा जो क्लासरूम है वो पूरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भरा हुआ होता है। वहाँ पर टीचर को क्या करना है, तो टीचर यहाँ पे सभी बच्चों को एक जैसा नहीं मानेगा, सबको सम्मान देगा, लेकिन सबको एक जैसा नहीं मानना है। सबकी कैपेबिलिटी को समझकर, सबका इंटरेस्ट समझकर, ठीक है, उस हिसाब से हमें उनके लिए लेसन प्लान करना होता है, या कुछ भी हमें एक्टिविटी प्लान करना है, कुछ भी करना है, बच्चों की अकॉर्डिंग करना होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। विविध शिक्षण विधियों को अपनाना है। ऐसा नहीं एक मेथड पकड़ा और सारा उसी से पढ़ा दिया। हो सकता है किसी बच्चों को दूसरे मेथड से समझ में आए, तीसरे बच्चों को अलग मेथड से समझ में आए। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अलग से उनको टीचिंग एड्स प्रोवाइड कराने चाहिए, कुछ अलग से हेल्प उनका करना चाहिए। फिर है जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, उनको तो वो क्लासरूम बहुत ऐसे लगता है कि भाई मैडम ने तो बड़ा आसान पढ़ा के चली गई, तो उनको कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए, कुछ ऐसे टास्क देने चाहिए जो कि बच्चा उसमें बिजी रहे, अपने माइंड को यूज़ करे। उसके बाद नेक्स्ट है टीचर कुछ भी प्लान कर रहा है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चों को खुद करके, बच्चों को करने के अवसर देने चाहिए, बच्चा खुद करके सीखे। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9, इंडिविजुअलाइज टीचिंग। इंडिविजुअलाइज टीचिंग क्या होती है? जब हम बच्चे की व्यक्तिगत जो नीड है, जो उसकी ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखकर, उसकी सीखने की गति को ध्यान में रखकर टीचिंग कराते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज टीचिंग। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडिविजुअल टीचिंग के बारे में, मैंने कहा था आगे डिस्कस करेंगे, तो वो टॉपिक आ गया है। ठीक है, इसमें टीचर देखता है कि बच्चा कहाँ है, उसे क्या डिफ़िकल्टी है, कहाँ है मतलब उसका लेवल क्या है सीखने का, उसे क्या डिफ़िकल्टी है, उसे किस तरह का सपोर्ट चाहिए, अब आगे उसको कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पर टीचर का फोकस एक बच्चे पर होता है, इंडिविजुअल बच्चे पर होता है, और उसके हिसाब से सब कुछ टीचर प्लान करता है। इसको हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज टीचिंग। तो टीचर उसे उसके लेवल के अनुसार रीडिंग प्रैक्टिस दे सकता है, जो भी इसको टास्क देना है, जहाँ पर बच्चा अटका हुआ है वहाँ से उसे कैसे उभारना है, वो काम यहाँ पर टीचर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से करता है, उसको सही लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दे करके टीचर करता है। क्लियर है? अब ये कंसेप्ट नंबर 10 है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है एक ही कंसेप्ट को अलग अलग बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा चित्र देखकर समझता है, दूसरा बच्चा एक्टिविटी करके समझता है, तीसरा बच्चा पिक्चर को दिखा के समझेगा, उसको आपको वीडियो दिखाना पड़ेगा, और चौथे बच्चे को आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा, ये बच्चे से ही करवाना पड़ेगा। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से समझ रहा है, सीख रहा है,
तो हमें उसके तरीके से ही उसको इंस्ट्रक्शन देना है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इसी को बोलते हैं। कंसेप्ट एक ही होता है, टीचर भी एक ही होता है, लर्नर जो बैठे हैं हर लर्नर के हिसाब से टीचर को अपनी टीचिंग अप्रोच जो है वो चेंज करनी पड़ती है। लर्नर की नीड को, लर्नर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए टीचर को अलग अलग टीचिंग अप्रोच अपनानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की ज़रूरत अलग होती है, सीखने की क्षमता अलग होती है, सीखने की उसको जो मौका देना है हमें उसकी क्षमता के हिसाब से देना पड़ता है। क्लियर है? ये बात तो हमें गांठ बांध लेनी है कि हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग है और टीचर को उसके हिसाब से, उसके अनुसार ही अपनी टीचिंग की व्यवस्था करनी है। कंसेप्ट नंबर 11 है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्या होता है कि जो बच्चे की पहले से अच्छी क्षमता वाले बच्चे हैं उनको हम अलग से कुछ चैलेंजिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो अब हम उसको कोई ऐसा टास्क देंगे जो अभी तक उसके सिलेबस में नहीं है लेकिन आगे उसकी लाइफ में भी यूज़ आने वाला है, तो हम बच्चों को कुछ ऐसा टास्क देंगे। अब बच्चे के लिए वो चैलेंजिंग लर्निंग हो गया है, हमने उसको एक चैलेंजिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दे दी है, तो अब बच्चा उस पर काम करेगा, ठीक है। बाकी बच्चे बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसको एक गिफ्टेड लर्नर बच्चा हमारे क्लासरूम में है, हमने उसको थोड़ा सा हायर लेवल का टास्क दे दिया। अब वो बच्चा वहाँ बिजी है, बाकी बच्चे अपने बेसिक कंसेप्ट में, बेसिक क्वेश्चंस पे बिजी हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो लर्निंग है उसका गहरा और विस्तृत एरिया बन जाता है, बच्चा अच्छे से सीख पाता है, उसकी जो प्रतिभा है, रुचि, क्षमता है, उसका पूरा विकास होता है, बच्चों को अवसर मिल रहा है करने का और बच्चा कुछ नया सीखने के लिए मोटिवेट रहता है। तो एनरिचमेंट का उद्देश्य है कि जो बच्चे की एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, जो वर्तमान में उसकी क्षमता है, उसका और हायर लेवल पर विकास करना। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सक्लेरेशन, यानी कि त्वरण। एक्सक्लेरेशन का लर्निंग में मतलब होता है बच्चों को लर्निंग में अपेक्षाकृत तेज़ी से आगे बढ़ने के अवसर देना। बच्चा सीख रहा है, सीखता है, अब हम उसको उसका एडवांस लेवल कराएं। अब बच्चे ने वो सीख लिया, फिर हम उससे और हायर और एडवांस लेवल कराएं। कोई बच्चा अपनी करंट लेवल की सामग्री बहुत जल्दी सीख लेता है, अब आप उसको एडवांस दीजिए, उसने एडवांस को भी सीख लिया, अब आप उसको और प्रो एडवांस दीजिए सीखने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे का एक्सलेरेशन कर रहे हैं, बच्चे को हम तेज़ गति से आगे बढ़ा रहे हैं। इसका क्या बेनिफिट होता है, बच्चे की जो क्षमता है उसके अनुसार बच्चे को सीखने की गति मिल जाती है, ठीक है। बच्चे ऊबते ही नहीं है, उनको नए नए कंसेप्ट, नई नई चीज़ें मिलती रहती है, तो वो मोटिवेट रहते हैं और उनकी सीखने की क्षमता का भी विकास होता है, उससे उनका सीखने का इंटरेस्ट बना रहता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखेंगे एनरिचमेंट और एक्सक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है। तो एनरिचमेंट में बच्चे की जो लर्निंग है उसको और डीप और वाइडर तरीके से करा रहे थे। और अब ये हमारा 12 और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि जिस एरिया में बच्चे को डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, बच्चा जहाँ पर स्ट्रक कर रहा है, जहाँ पर उसको नहीं समझ में आ रहा, उसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए टीचर एक अपनी टारगेटेड टीचिंग करता है। यानी कि उस एक टीचर के पास एक एम होता है कि मुझे बच्चे की इस चीज़ को रिकवर करना है और उसके हिसाब से टीचर प्लान करता है अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ का, टीचिंग प्लानिंग्स का, ठीक है, और टीचर उसको अप्लाई करता है बच्चे के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। हमने बच्चे को पहले डायग्नोस किया, उसकी कमजोरी का पता लगाया और फिर उस कमजोरी पे हमने काम किया, इसको हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो ये क्या है, बच्चे की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए छोटे छोटे कदमों में दी जाने वाली विशेष शिक्षण प्रक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को मल्टीप्लिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो टीचर उसे बेसिक कंसेप्ट से शुरू करके प्रैक्टिस कराएगा और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा और आगे के डिफ़िकल्ट सम देता जाएगा, ठीक है। इस तरह बच्चे की कमजोरियों को वो दूर करेगा और सीखने में आने वाली कठिनाइयों को कम करेगा। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चे का जो कमज़ोर स्तर है उससे बच्चा आगे आकर अपने सही स्तर पर आ जाता है जहाँ पर उसको होना चाहिए। रेमेडियल टीचिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके टीचर अपने एम को अचीव करता है। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, बच्चे को पहचानना, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम एरिया को पहचानना। इसको हम टेस्ट से, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस करना, समस्या का पता लगा के बच्चे क्या नहीं सीख पा रहा, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ को पहचानना। फिर एनालाइज करना, विश्लेषण करना कि समस्या का कारण क्या है, क्यों नहीं कर पा रहा बच्चा, सीखने में कठिनाई क्यों महसूस कर रहा है। फिर उसके लिए टीचर प्लानिंग करता है, योजना बनाता है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार जो भी TLM वगैरह उसको यूज़ करने हैं, जो मेथड वो चाहता है। उसके बाद टीचर अपना रेमेडियल टीचिंग को अप्लाई करता है सरल भाषा में, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के साथ इंडिविजुअल ध्यान देकर बच्चे को उन विधियों को अप्लाई करता है बच्चे पर। अब बच्चे का इवैल्यूएशन करता है कि समय समय पर इवैल्यूएशन करके कि बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही।
अब वो उनको फॉलो अप करता है, प्रगति के बाद भी वो जो मेथड है उसी को बच्चे के लिए यूज़ करता है, बच्चे को प्रैक्टिस करवाती है, प्रोत्साहन देती है और बच्चे की निगरानी रखती है, ऑब्जर्व में रखती है कि बच्चा सीख रहा है, बच्चा पीछे ना हो जाए, ठीक है। तो जो हमारा रिमेडल टीचिंग है इसका क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कि जो कम उपलब्धि वाले बच्चे हैं उनको भी उनकी क्षमता के अनुसार सिखाया जा सके, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, उनकी भी लर्निंग में इंटरेस्ट बनाया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये पूरी यूनिट का एक कंबाइंड वीडियो, जिसमें हमने 12 से लेकर 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सारे ही टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप वीडियो को एक बार देखिए, समझ नहीं आया तो 2 बार देखकर अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करें कि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो कंबाइन लेकर के आऊँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लेकर के आऊँ। इस पूरे यूनिट के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चन इस यूनिट पर बेस्ड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।